मेरी तनख्वाह 65,000 रुपये महीना है, जिसमें से 40,000 रुपये महीना मेरा बैंक की ईएमआईज देने में निकल जाता है और बचता है मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपये, जिसमें मुझे घर का खर्च चलाना है, घर की यूटिलिटी बिल्स देखने हैं और क्रेडिट कार्ड का भी खर्चा जिसमें अलग से है जो मुझे पे करना है। अब क्या मुझे और लोन लेना चाहिए ताकि मैं अपने जो खर्चे हैं वो पूरे कर पाऊँ, या फिर क्या दूसरा तरीका है इन सब चीज़ों को मैनेज करने का? ऐसा ही एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मेरे ही किसी जानने वाले के थ्रू, जो कि 65,000 रुपये सैलरी में 40,000 रुपये का लोन ईएमआई भरते हैं और सिर्फ 25,000 रुपये में घर का जो बाकी चीज़ें हैं, बच्चों के एजुकेशन, यूटिलिटी बिल्स, क्रेडिट कार्ड के बिल्स और डेली कन्वेंस के चार्जेस जो होते हैं ऑफिस ट्रैवल करने के, वो सब देखते हैं। तो क्या ऐसे में, और ये कहानी सिर्फ मेरे किसी जानने वाले की नहीं है, ये कहानी आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग पीपल की होती है, जो कि लोन जिन्होंने लिया हुआ है, जो कि सैलरीड लोग हैं खास करके, जो कि लोन लेते हैं और फिर ईएमआईज के बर्डन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कब पता नहीं चलता कि उनकी सैलरी कब आ रही है, कब वो ईएमआईज में चली जाती है और शायद सैलरी आने के 4 से 5 दिन के अंदर ही सैलरी सारी एग्जॉस्ट हो जाती है। और 40% तो मैं कम बता रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी सैलरी का 60 से 70% तक सिर्फ ईएमआई में देने में निकाल देते हैं और फिर बचते हैं 30%, जिससे महीने भर का खर्चा नहीं चल पाता और फिर उस खर्चे को पूरा करने के लिए एक और कहीं से छोटे लोन्स उठाते हैं, यानी चाइनीज लोन ऐप से या दूसरे लोन ऐप से। दोस्तों, अगर आप 40% से ज्यादा अपनी सैलरी का लोन्स में खर्च कर रहे हो, लोन्स की ईएमआई देने में खर्च कर रहे हो, तो आप एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंसते जा रहे हो और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। और ये अब पीक टाइम आ गया है आपके फाइनेंसिस को मैनेज करने का, आपके फाइनेंसिस को एक डीप एनालिसिस करने का, कि आप जो अपना खर्चा करा है, जो कर रहे हो, क्या वो सही जगह जा रहा है, क्या जो चीज़ के लिए आपने लोन लिया था क्या वो प्रोडक्टिव था, क्या वो लेना जरूरी था, और वो लोन इतना हुआ कैसे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और क्या लोन को उतारने के लिए एक और लोन लेना, क्या ये सही है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये लोन्स की नौबत आती क्यों है लोगों को। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि इंसान ने अपनी किसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन लिया, होम लोन ले लिया या फिर कार लोन लिया या कुछ लिया। तो होम लोन, कार लोन, चलो फिर भी एक टाइम को ठीक है कि आपकी एक प्रॉपर्टी, एक एसेट क्रिएट हो रही है जिसको आप आगे चल के, जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है, उसको आप रीसेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ जरूरत पूरे करने के लिए लोन्स ले रहे हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो रीजन आता है ना आजकल, जो लोन्स लोगों के जो लोग डूब रहे हैं, वो ये आता है कि लोन्स जो है इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं। पहले के टाइम में लोन्स लेना बहुत डिफिकल्ट होता था, आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती थी, आपको अपने इनकम प्रूफ सबमिट करने पड़ते थे, बैंक्स के चक्कर काटने पड़ते थे, क्योंकि पहले एनबीएफसीज नहीं हुआ करते थे इतने, तो बैंक्स के चक्कर काटने पड़ते, सिर्फ बैंक्स के थ्रू ही लोन मिलता था। तो आपको सबमिट करो सारी चीज़ें, फिर जाके बैंक अप्रूवल देता था, तो 1.5-2 महीने लग जाते थे, शायद ज़्यादा भी लग जाते थे। लेकिन अब इतना ईजिली एक्सेसिबल हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट लोन ले रहा है, आपको सिर्फ अपनी सेल्फी खींचनी है और आप अपनी सेल्फी खींचो, डॉक्यूमेंट डालो, इंस्टेंट आपके अकाउंट में लोन आ जाते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी इजिली एक्सेसिबल हो गया है, कोई इनकम प्रूफ खास मांगे नहीं जाते छोटे लोन ऐप्स में। तो स्टूडेंट्स जो है उनको गैम्बलिंग ऐप्स में, दूसरे ऐप्स में या बैटिंग ऐप्स हो गए, इन सब में वो पैसा लगाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ से पैसा लेके हम रिकवर कर लेंगे और उसके बाद हम अपना लोन पे कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जिसकी वजह से उनको उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन कहीं से लेना पड़ता है, कहीं से उधार लेना पड़ता है, जिसकी वो ईएमआई फिर नहीं पे कर पाते। सैलरीड लोगों के लिए क्या दिक्कत आती है कि अगर किसी की सैलरी कम है, इसमें एक परचेज बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सैलरीड लोगों के लिए, जिनकी सैलरी 35-40 हज़ार के आसपास है या कम है इससे भी। तो एक परचेज बिहेवियर का बहुत बड़ा एक दिक्कत होता है। आजकल लोगों के ट्रेंड में क्या चल रहा है, हमारा जब से ये डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ डिजिटल, आपको एड्स देखने को मिल रही है, सारी चीज़ आपको इंटरनेट पे देखने को मिल रही हैं, तो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से। आपके लिए चीज़ें इतनी एक्सेसिबल बना दी हैं कि भाई आसान किस्तों पे आप ये ले लो, आसान किस्तों पे आप आईफोन ले लो, कोई भी चीज़ आप आसान किस्तों पे ले लो। तो लोग अपनी सैलरी से ज़्यादा अपनी जो लग्जरी आइटम है उस पर खर्च कर रहे हैं। आजकल आप छोटी सी सैलरी वाले भी देखो, 15-20 हज़ार की सैलरी है, अगर आपके पास 20-25 हज़ार की सैलरी है, तो आप 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन लेके घूम रहे हो, मतलब अपनी सैलरी से भी 4 गुना फ़ोन। और वो सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको ये कहा गया है कि ये आपको तो ईजी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, 1500, 3,000 रुपये तक की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, या ज़्यादा 4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, और आईफोन जो है आपका हो जाएगा, या कोई महंगा फ़ोन जो है आपका हो जाएगा, आपको फिर किसी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है।
तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हाँ जी देखो मेरे पास तो महंगा फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन को लेने के लिए आपने एक लिया लोन, जिसकी ईएमआई आपको देनी है 5,000 रुपये महीना। तो आपकी सैलरी अगर 20,000 है, आपने 5,000 रुपये अपनी सैलरी का चौथा पार्ट आपने उस ईएमआई में निकाल लिया। अब बचे आपके पास 15,000 रुपये, और वो जो लो फ़ोन है फिर वो आपको 80,000 रुपये का तो पड़ा नहीं। चलो मैंने मान लिया एक टाइम को कि इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा, ठीक है, जीरो इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस हुआ आपको, ठीक है। तो सैलरी का आपने 5,000 रुपये आपने वहाँ पे दे दिए, बचे आपके पास 15,000 रुपये। अब उस 15,000 रुपये में आपने अपना खर्चे भी देखने हैं, आपने अपने डेली का कन्वेंस भी देखना है। मैंने एक टाइम को मान लिया कि आपके घर वाले भी आपसे पैसे नहीं मांगते, आपको घर पे नहीं देने होते, ठीक है, आप घर पे मत खर्च करो। तो 20,000 रुपये में से 5,000 रुपये का आपने फ़ोन ले लिया, 2-3 हज़ार रुपये आपके कन्वेंस में लग जाते हैं, बचे 12,000 रुपये, ठीक है। अब उस 12,000 में आप अपना फूड भी मैनेज करोगे, खाना मैनेज करोगे, अगर आप फैमिली से अलग रहते हो आप अपना रेंट मैनेज करोगे, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हो और फैमिली को पे नहीं करते, तो उन 12,000 को आप ऐसा नहीं करोगे कि आप, क्योंकि जिसने अगर 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया है वो लग्जरी आइटम में और खर्चा करेगा, वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, वो महंगी चीज़ों की परचेज करेगा, वो बढ़िया कपड़े लेगा, वो शोबाजी ज़्यादा करेगा कि यहाँ महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया या इस जगह जाके खाना खा लिया। तो लोगों का जो परचेज बिहेवियर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसाता जा रहा है। फिर वो 20 जिनकी सैलरीज कम है, जिनकी सैलरी ज़्यादा भी है, जिनकी 60-70 हज़ार रुपये भी सैलरी है, आजकल क्रेडिट कार्ड के ज़माने आ गए हैं कि जी क्रेडिट कार्ड आप ले लो, उसके बाद आपको जो है कर्जा तो इंस्टेंट तो आपको देने नहीं है, आपकी हम ईएमआईज़ बांध देंगे, आप आराम से देना। क्रेडिट कार्ड के लिए इंसान का माइंडसेट क्या होता है कि यार मैं स्वैप कर लूँ, एक एक ये माइंडसेट होता है कि मेरे बैंक से पैसे नहीं कटे। जब भी आप स्वैप करोगे आपका माइंडसेट रहेगा कि मेरा बैंक बैलेंस तो कम नहीं हुआ, मेरे तो कार्ड से ही पैसे कटे। लेकिन वो चीज़ परचेज करते हुए इंसान के दिमाग से निकल जाती है कि वो पैसे आपके इनडायरेक्टली बैंक से ही कट रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल 30-45 दिन बाद आपको वो पैसे तो दे नहीं है, और वो आपके बैंक से ही गए, अभी नहीं गए लेकिन 30 दिन बाद जाएंगे। तो ये परचेज बिहेवियर से जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज होती हैं वो खेलती हैं आजकल, इसीलिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स बन गए हैं, क्योंकि उनको पता है आपने क्रेडिट कार्ड अगर एक बार बना लिया आप उसे यूज़ जरूर करोगे। वो चीज़ें आपको प्रोवोक करती हैं, आपको उकसाती हैं कि आप उनको यूज़ करो। आप कोई ऑफर देख लोगे इंटरनेट पे, आप कोई चीज़ें देख लोगे आपके सराउंडिंग में इतनी आती हैं, आप कोई एड्स देख लोगे जहाँ पे आपको कपड़े दिखाए जाएंगे, ये वाली सेल आ जाएगी, वो वाली सेल आ जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उन सब चीज़ों की परचेज कर लो, तो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपको वो रीपे कैसे करना है, आपकी इनकम कितनी है और आप महीने में कितना उड़ा चुके हो। आजकल ऐसे होता है कि इंसान अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देता है महीने में। आपकी सैलरी 25-30 हज़ार है, 40-50 हज़ार है, आप महीने का खर्चा ही 60-70 हज़ार रुपये का कर दोगे, या फिर सैलरी का राउंड ही खर्चा कर दोगे। 50 हज़ार सैलरी है तो 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा कर दोगे। लेकिन वो चीज़ बाद में निकल के आती है, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स आती हैं, उसके बिल्स आते हैं, तो आपको लगता है कि यार अब तो ये पे करना पड़ेगा। फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये खर्चा आपने ज़्यादा कर लिया, और वहाँ पे फिर इंसान के पास जब कुछ भी फंड अवेलेबल नहीं होते उस चीज़ को पे करने के लिए, तो उसको फिर लेना पड़ता है लोन, छोटे लोन्स। और फिर अगेन वही चीज़ होती है, अगेन उन लोन्स की ईएमआई होती है, फिर अगेन कोई अगले महीने कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जो आपको लगता है कि यार अब तो ये करना पड़ेगा, या फिर आपको एक माइंडसेट बन जाता है कि यार चल इस महीने का तो मैंने निकाल लिया, मुझे लोन मिल गया, मैंने निकाल दिया, अगले महीने कोई दिक्कत फंसेगी तो मैं एक और लोन ले लूंगा, 2-3 हज़ार रुपये की तो किस्त होंगी। तो वो 2-3 हज़ार रुपये किस्तों के जुड़ते जुड़ते वो इतने पहुंच जाते हैं कि एंड में आपकी सैलरी के बराबर वो हो जाते हैं, और कभी कभार तो सैलरी से ज़्यादा आपको खर्चे हो जाते हैं, और वो फिर निकालना जरूरी हो जाते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंस होना पेड मार्केटिंग से, एड्स से इतना इजी हो गया आजकल लोगों के लिए, क्योंकि चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं। यूपीआई आ गई, यूपीआई के ज़माना आ गया, यूपीआई में आप इजीली टैप करो, स्कैन करो, फटाफट पे हो जाता है, आपको इतना ध्यान ही नहीं जाता कि आपने अपने बैंक से कितनी कर ली। एक बहुत अच्छी मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की काफ़ी टाइम पहले, जिसमें ये बताया गया था कि आपको अपने अगर फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करने हैं ना, तो आप जो अपना खर्चा है वो यूपीआई से ना करके, यूपीआई एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ को, लेकिन उसको यूपीआई से ना करके आप कैश में करो। आप जब कैश से खर्चा करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, क्योंकि बार बार आपको एटीएम से जाने पड़ेंगे निकालने के लिए। आपने 500 रुपये रख के अपने पास, आपने 500 रुपये खत्म कर लिए, तो आपको रियलाइज होगा यार मैंने 500 रुपये निकाले तो खत्म हो गए सारे, फिर दोबारा 500 रुपये निकालने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितनी बार आप बैंक से निकाल रहे हो पैसे, एटीएम से निकाल रहे हो पैसे। लेकिन यूपीआई में क्या होता है, आप इजीली स्कैन करते हो, पे करते हो, तो 70-80 रुपये का अगर आप खर्चा कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलता कि आप खर्चा कर रहे हो। लेकिन एंड में जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हो, जब बैंक बैलेंस टैली करते हो, एक ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट निकालते हो कि आपने महीने भर में कितना खर्चा करा, तब आपको एक्जैक्टली जाकर पता चलता है कि यार यहाँ पे गलती हुई है और यहाँ पे मैंने ही खर्चा करा है। तो ये जिनकी 40%, 50%, 60% तक की ईएमआईज वो भर रहे हैं अपनी सैलरी की, वो सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल के साथ यही होता है कि वो कोई अनप्लान ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अनप्लान परचेज कर लेते हैं, जिनसे उनका खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि जब
फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है उनकी, तो वो ध्यान ही नहीं देते कि एग्जैक्टली मैं इतना खर्चा निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। और उसमें आप एक सिनेरियो एज्यूम करिए कि चलो अभी तो आपकी जॉब है, अगर बाई चांस जॉब हट गई या जॉब से निकाल दिया या जॉब से टर्मिनेट कर दिया, तो आप वो जो ईएमआईज हैं वो कैसे भरोगे? उस केस में फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि सेविंग्स कुछ है नहीं कि आप 2-3 महीने उन सेविंग्स से ईएमआईज भर लो और तब तक जॉब ढूंढ लो। सेविंग्स कुछ ऐसे में होती नहीं है, क्योंकि अगर आप 60 से 70% अपनी सैलरी का आप ईएमआईज भरने में लगा रहे हो तो सेविंग्स ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो ये अगर एक टाइम है, अगर आप ऐसे केस में फंसे हो, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने फाइनेंशियल्स अच्छे से मैनेज करने हैं। आपको फालतू चीज़ों पे खर्चा नहीं करना, आपने ओटीटी सब्सक्रिप्शन पे खर्चा नहीं करना कुछ टाइम तक, और आपने फूड ऐप्स को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि फूड ऐप्स आजकल ऐसे हो गए हैं कि आप किसी लिए ऑफर ला देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है बार बार कि ये ले लो, वो ले लो, वो परचेज कर लो, ये परचेज कर लो, 1-on-1 ऑफर है। लेकिन वो ऑफर एक तरह से फायदा जो पहुंचाते हैं वो एंड जो बंदा है उसको ही पहुंचाते हैं, कंपनी को ही फायदा मिल रहा होता है। आपको लगता है कि आपको फायदा मिला, लेकिन एक्चुअली में आपको फायदा हो नहीं रहा होता उसमें। तो उसमें वो बस इंकरेज करा जाता है यूजर को कि वो परचेज करे। कभी आप अपना किसी भी फूड ऐप पे टोटल करके देखना, अगर आप यूज करते हो फूड ऐप्स, कि आपने पिछले 6 महीने में या 2024 अभी निकला, तो 2024 के अंदर पूरे कितना आपने फूड पे खर्चा करा है, कभी अपनी रिपोर्ट निकाल के देखना। तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि वो जो खर्चे आपने करे, क्या वो सिर्फ एक शो ऑफ के लिए खर्चा करा, क्या आपको एक्चुअली में उस चीज़ की नीड थी। कुछ एक होते हैं ऐसे इवेंट्स कि जहाँ पे आपको खर्चा करना बनता है, लाइक अपने बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल डे है, उस पर आप खर्चा कर रहे हो। लेकिन कुछ होते हैं कि शो ऑफ के लिए खर्चा करा जाता है कि मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, या मैं इतनी महंगी चीज़ें ऑर्डर करता हूँ या मैं खाता हूँ। तो कभी आप उसको परचेज करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना परसेंटेज जो है अपना पे कर देते हो फूड में ही। तो यही वजह होती है कि आप अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाते। एंड में महीने में पता चलता है कि यार पैसे बहुत कम बचे हैं, कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे पैसे, किसी का सडन खर्चा आ गया, कुछ सडन चीज़ आ गई घर में जहाँ आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, कर पड़ेंगे, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ गई, वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे फिर इंसान को लेना पड़ता है लोन बैक टू बैक, और वो फिर लोन्स की ईएमआईज के अंदर ही फंसता चला जाता है। क्योंकि एक बार लोन ले लिया तो दूसरी लोन कंपनीज भी आपको कॉल करती हैं, वो और अच्छे ऑफर लेके आती हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे भी लेके आ जाती हैं। या फिर एक बंदे का एक माइंडसेट रहता है कि यार 4-5 लाख का लोन मिल रहा है, मैं लेके रख लेता हूँ, ईएमआईज भी थोड़ी सी निकल जाएंगे, मेरा थोड़ा बैंक में ही पड़े रहेंगे पैसे। लेकिन वो पैसे कभी बैंक में नहीं पड़े जाते, वो कहीं ना कहीं आप यूज़ कर दोगे, शॉपिंग कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, आपको ये लगेगा कि 5-6 हज़ार की तो ईएमआई है, लेकिन मेरे पास पड़े तो हैं 4-5 लाख रुपए फिर भी। तो वो 4-5 लाख रुपए यूज हो जाएंगे, और फिर जब वो ईएमआई भरने होंगे तो फिर आप फंस जाओगे, वो ईएमआई को नहीं पे कर पाओगे। और ये एक्चुअली में ऐसा होता है, मैंने एक्चुअली में लोगों को ऐसा देखा है। तो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा, आपको फूड ऐप्स को अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे आप अननेसेसरी जो खर्चा कर रहे हो वहाँ पे आप उसको अवॉइड कर सको। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपके कौन से नेसेसिटी वाले खर्चे हैं, कौन से खर्चे आप रोक सकते हो थोड़े टाइम तक और उसको थोड़े टाइम बाद कर सकते हो। जो जरूरी खर्चे जो आपको करने ही करने हैं, कि बिना उसके चलेगा ही नहीं, नेसेसिटी है, वो खर्चे आप करो। जो खर्चे आपको लग रहा है कि हम अवॉइड कर सकते हैं, भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये शो ऑफ के लिए या लग्जरी लाइफ जीने के लिए करे जाने, उनको आप अवॉइड करो। आप ओटीटीज को अवॉइड कर सकते हो। पहले ओटीटीज नहीं हुआ करते थे, अभी ओटीटीज का जमाना है। पहले थिएटर में जाके ही पिक्चर देखी जाती थी, और वो भी कभी कोई 3-4 महीने में चला गया तो चला गया, या महीने में एक बार चला गया तो चला गया। लेकिन अभी ओटीटीज की सब्सक्रिप्शन इतनी हो गए हैं कि लोग मल्टीपल ओटीटीज लेके रखते हैं। सॉन्ग्स के अलग ऐप आ गए, सॉन्ग्स के ऐप की सब्सक्रिप्शन होती है, पॉडकास्ट के ऐप्स की सब्सक्रिप्शन होती हैं, ठीक है। और फूड ऐप्स की सब्सक्रिप्शन भी आजकल आने लगी, शॉपिंग ऐप्स की सब्सक्रिप्शन होती हैं। तो हर चीज़ की सब्सक्रिप्शन होती है, हर जगह ऑफर्स आ रहे हैं, ऐसे अट्रैक्ट करा जाता है यूजर्स को उनके परचेज बिहेवियर देख के, कि आप उसे परचेज करने पर लगता है ये आपको कि यार ये तो परचेज करना चाहिए, और आप उसके बिना रह नहीं पाते। तो ऐसी लिस्ट बनाओ कि जहाँ पे आप फालतू का खर्चे कर रहे हो, उन खर्चों को अवॉइड करो। लिस्ट बनाओ कि आपने पिछले महीने कितना खर्चा करा था इन फालतू की चीज़ों में, और इस महीने आपने कितना करा है। वो जैसे धीरे धीरे कम होगा, तो आपको जो गैप है, जो विंडो है, ब्रीदिंग विंडो, वो आपके लिए खुलेगी। अगर आपकी सैलरी में 60 हज़ार में से आप 35-40 हज़ार की ईएमआई भर रहे हो, 20 हज़ार रुपये आपके बच रहे हैं, तो अब अगले महीने आप देखोगे आपके शायद थोड़े ज़्यादा बचेंगे। क्योंकि 20 हज़ार रुपये, अगर आप 40 हज़ार रुपये की ईएमआई भर रहे हो 60 हज़ार में, तो 20 हज़ार रुपये आपके बिल्कुल नहीं बचेंगे आप, क्योंकि और भी खर्चा करोगे, अपना बिजली का बिल भरोगे, दूसरी चीज़ें भरोगे, तो वहाँ पे फिर आपके जो है पैसे कम ही बचेंगे, 5-10 हज़ार रुपये बचेंगे। लेकिन अगर आप अपना खर्चा रिड्यूस करोगे, तो धीरे धीरे आपके जो है पैसे ज़्यादा बचने शुरू होंगे, और जो पैसे ज़्यादा बचने शुरू हुए उनको आपको सेव करना है, और धीरे धीरे अपने लोन्स को सेटअप करना शुरू करना है। अगर आप 40 हज़ार की ईएमआई पे कर रहे हो सपोज, और आपके 3-4 लोन हैं, तो आपको धीरे धीरे उन लोन्स की एक्स्ट्रा पेमेंट्स करनी है, ताकि वो लोन्स कम होना शुरू हों, उनका जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो। जितनी ईएमआई है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करिए, ताकि वो लोन जल्दी सेटल होना शुरू हो। लोन्स के बदले लोन्स तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक लोन की कम इंटरेस्ट रेट आपको न मिल रही हो। सपोज आपका 2 लोन है जिनकी आप ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आप देते हो 35% या 25% दे रहे हो,
और आपको तीसरा लोन मिल रहा है जो कि 12% पे मिल रहा है, 4 लाख रुपए का। और आपके पास जो 2 लोन हैं वो भी 4 लाख के ही हैं, लेकिन उनकी टोटल जो इंटरेस्ट रेट बैठता है वो एवरेज 30% बैठता है। तो आपको फिर कम इंटरेस्ट वाला रेट वाला आप लोन ले सकते हो और उन 2 लोन्स को सेटअप कर सकते हो, जिससे होगा कि आपकी जो मंथली ईएमआई है वो कम हो जाएगी। तो वो एक समझदारी का डिसीजन फिर भी है, लेकिन सिर्फ उस लोन को लेके रखना, ले लेना और उन 2 लोन को भी सेट ऑफ नहीं करना, वो एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। उसमें आप और अपनी डेप्ट बढ़ा लोगे और जो कूलिंग ऑफ आपको जो ब्रीथिंग विंडो मिल रही 20,000 की, वो भी नहीं मिलेगी। तो ये फाइनेंस डिसीजंस आपको बहुत समझदारी से लेने हैं, फालतू के खर्चों से दूर रहना है, तभी ये डेप्ट सेटलमेंट हो सकती है। लोन के बदले लोन लेना है, लोन चुकाने के लिए लोन लेना, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस दे दे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जाके उस चीज़ में फंस जाओगे और विंडो नहीं निकल मिल पाएगी आपको बाहर निकलने की। तो प्लान करिए खर्चे, समझदारी से इन्वेस्ट करिए, फूड ऐप से थोड़े टाइम के लिए दूर रहिए, ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़े टाइम तक दूर रहिए, तब तक कोई खर्चा मत करिए जब तक उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी ना हो जाए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो शायद आपको अच्छी एक ब्रीदिंग विंडो मिल सकती है और आप अपने लोन के जो डेप्थ है, और अगर आप जो जैसे ईएमआई ज़्यादा पे करें उनको आप रिड्यूस कर सकते हो और उस चीज़ से जो है बाहर निकलने का आपको एक स्कोप मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।